सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी गांधी जी के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के बारे में, और उस आंदोलन के दौरान हमने ये पाया था कि गांधी जी ने किस तरह से सत्याग्रह के दौरान अनशन और भूख हड़ताल करके ब्रिटिश सरकार की नींवें हिलाई थी, और ब्रिटिश सरकार ने एक हथकंडा आजमाया, रॉलेट एक्ट जैसा। उसके बाद में असहयोग आंदोलन के दौरान भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार को पूरा जमीन पर गिरा दिया था। इवन ब्रिटिश सरकार ये सोच ही नहीं पा रही थी कि गांधी नाम की इस आंधी को कैसे रोका जाए, लेकिन ये आंधी स्वतः रुक गई। गांधी जी ने ऐसे वक्त में निर्णय लिया जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत का यह असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। भारत आजादी की कगार पर खड़ा था, और ऐसे वक्त में गांधी जी ने आंदोलन स्थगित करके सारे हिंदुस्तानियों का एक तरह से दिल तोड़ दिया था। मैं अपनी सोच नहीं बता रहा हूं, मैं उस समय हिंदुस्तान के युवाओं की और गांधी विरोधियों की सोच बता रहा हूं। असहयोग आंदोलन पूरी तरह से अपने चरम पर था। भारत आजादी की कगार पर खड़ा था। ऐसे वक्त में बारदोली कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चोरा चोरी हत्याकांड की बनिस्बत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया, और इसी का दुष्परिणाम ये निकला कि सारे के सारे लगभग गांधी जी के विरोधी हो गए, विशेषकर युवा क्रांतिकारी लोग। तो कुल मिलाकर 1922 से लगाकर 1919 तक कांग्रेस के मंच की राजनीतिक शून्यता का समय कह सकते हैं इस काल को। इस समय कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। इस दौरान क्रांतिकारियों, स्पेशली युवा क्रांतिकारियों का समय आ चुका था। कैसे क्रांतिकारी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते हैं, इस टॉपिक को हमें देखना है। गांधी जी ने बारदोली कांग्रेस अधिवेशन के दौरान आंदोलन स्थगित कर दिया था चोरी चोरा हत्याकांड के बहाने। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। गांधी जी के इस आंदोलन को स्थगित करने की वजह से कांग्रेस में एक उठापटक हुई। कांग्रेस का विभाजन हो गया एक बार फिर से। 1923 के आसपास मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास, जिन्हें शॉर्ट में सीआर दास कहते हैं, एक नई पार्टी बनाई गई जिसे कहते हैं स्वराज पार्टी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप हो चुका है, ठीक है। तो कांग्रेस में तो विभाजन हो चुका था, अब बारी थी क्रांतिकारियों की। युवा क्रांतिकारियों ने क्या किया, किस प्रकार से किया, देखते हैं। – 1922 से 1929 के मध्य कांग्रेस तो राजनीतिक शून्यता में चली गई थी। कांग्रेस के मंच पर कोई उठापटक नहीं हुई, सब के सब लगभग गांधी विरोधी हो चुके थे। देखिए, एक अकाल पड़ा था भारत के अंदर, भीषण अकाल, जिसे छपनिया अकाल कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे छप्पनिया अकाल, और इसकी मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं,
यहीं से मैं इस टॉपिक को शुरुआत क्यों कर रहा हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। छपनिया अकाल, देखिए भारत में विक्रम संवत चलता था। छपनिया अकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह विक्रम संवत 1956 को हुआ था, सॉरी 1856 को हुआ था। विक्रम संवत 1856, देखिए ईस्वी संवत जो है, अभी राइट नाउ 2020 चल रहा है। विक्रम संवत ईस्वी संवत से 57 साल आगे चलता है, यानी ईस्वी संवत से 57 साल पहले विक्रम संवत शुरू हो चुका था। यानी अगर अब 2020 में विक्रम संवत निकालना है आपको, तो इसमें 57 साल ऐड कर दो, यानी अभी 2077 विक्रम संवत चल रहा है। छपनिया अकाल यानी विक्रम संवत 1956, अगर इसमें 57 साल प्लस करें तो ईस्वी संवत निकल आएगा, और ईस्वी संवत होगा 1856 के अंदर 57 साल और ऐड करें तो 1800 ईस्वी से, सॉरी 1900 से 1901 के मध्य, यानी भारत के अंदर एक भयंकर अकाल पड़ा था जिसे छपनिया अकाल कहते हैं। छपनिया इसलिए कहते हैं क्योंकि विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। ठीक है, अगर ईस्वी संवत के हिसाब से देखें, यानी वर्तमान संवत के हिसाब से देखें, तो यह अकाल पड़ा था 1900 से 1901 के बीच में। काफी हद तक इसकी शुरुआत हुई थी 1899 के बीच में, 1901 तक इसका प्रभाव रहा था। ठीक है, एग्जैक्ट अगर 57 साल ऐड करें तो 1900 निकल आएगा। मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी वीक है, इसलिए मैं बार बार आंकड़े चेंज कर रहा हूं। वैसे आर्ट्स के विद्यार्थियों का मैथ्स वीक होता ही है। देखिए विक्रम संवत 1956 को छपनिया अकाल पड़ा, एक बहुत ही भयंकर अकाल था। पूरे उत्तर भारत में लाखों लोग इससे मरे थे, प्रभावित हुए थे। कहते हैं, बड़े बुजुर्गों से मैंने भी सुना है, अपने दादा से भी परदादा लोगों से नहीं सुना मैंने, लेकिन दादा वगैरह लोग बताते हैं कि बहुत भयंकर पहले अकाल पड़ा था। पेड़ों की छालें खा खा कर लोग जिंदा थे, कंडे खाकर जिंदा थे। इस अकाल की वजह से भारत में लाखों लोग प्रभावित हुए थे। एक बात बताइए मुझे, 1899 से 1901 के मध्य भारत पर किसका शासन था? ब्रिटिश शासन। तो भारत के निवासियों को अकाल से बचाने की जिम्मेदारी किसकी? ब्रिटिश सरकार की। तो इस अकाल के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक है, एक प्रसिद्ध किसान नेता थे, जिनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में विश्व मजदूर संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये वही लाला जी हैं जिन्होंने एटक की स्थापना की थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। ये वही लाला जी हैं जिन्होंने धनलक्ष्मी बैंक बनाई थी। ये वही लाला जी हैं जो कुछ हद तक कहा जाता है पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक भी थे। ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती हैं?
लालाजी एक किसान नेता थे, मजदूर नेता थे, ठीक है। 1928 ईस्वी में लालाजी पर एक लाठी चार्ज हुआ था। क्यों हुआ था ये आपने पढ़ा भी होगा। लाठी चार्ज इन पर इसलिए हुआ था कि जब भारत में साइमन कमीशन आया था, उस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था जो मजदूरों और किसानों की बात कर सके। इसलिए पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। पूरे भारत में, हालांकि साइमन कमीशन सबसे पहले सर साइमन आया था मुंबई, लेकिन पूरे भारत में गो बैक साइमन के नारे लग रहे थे, साइमन वापस जाओ, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में लालाजी भी कर रहे थे। लालाजी ने भी काले झंडे दिखाए। तो लाहौर का एक एसपी था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसका नाम था सैंडर्स। उस सैंडर्स ने गो बैक साइमन के नारे लगाने वाली भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस बल भेजकर उस पर लाठी चार्ज करवाया। और चूंकि अभी अभी मैंने बताया कि लाहौर में गो बैक साइमन के नारे किसके नेतृत्व में लग रहे थे, लालाजी के नेतृत्व। और लालाजी को पीछे लठ पड़ा, सीधा हॉस्पिटलाइज्ड हुए और 17 नवंबर 1928 को लालाजी शहीद हो गए। अभी अभी मैंने बताया लालाजी एक किसान नेता थे, ठीक है। अब एक और चीज सुनिए, सारे लिंक मिलाते जाइए, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि भारत का हर एक युवा गांधी जी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहा था और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करके सारे युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, ठीक है। ऐसे ही कुछ युवा लाहौर के एक कॉलेज में पढ़ते थे। उन युवाओं का नाम था सरदार भगत सिंह सांधू, जिसे आप भगत सिंह कहते हैं, सुखदेव थापड़। आपने एक नारा सुना होगा अक्सर, इंकलाब जिंदाबाद। क्या है इंकलाब जिंदाबाद? मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन यह नारा सबसे पहले लगाया था सुखदेव थापड़ ने, ठीक है। इंकलाब का अर्थ होता है वास्तविक आजादी। अब ये युवा क्या वास्तविक आजादी चाहते थे, सुनिएगा उसके बारे में भी थ्योरी। दरअसल इन युवाओं के ऊपर प्रभाव था वामपंथी, साम्यवाद का प्रभाव था। और साम्यवाद का जनक माना जाता है, सबसे पहला जनक कार्ल मार्क्स को। और कार्ल मार्क्स मजदूरों और किसानों की आजादी की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स के शिष्य थे माओ त्से-तुंग, यानी ये माओवादी विचारधारा भी है। देश को चलाता कौन है? मजदूर, किसान, आम जनता, ठीक है। लेकिन शासन कौन करता है? नेता। तो आजादी किसको मिलनी चाहिए? यह है साम्यवादी सोच, मजदूरों और किसानों की आजादी, यानी वास्तविक आजादी। तो भगत सिंह और सुखदेव जैसे व्यक्ति किसानों और मजदूरों की आजादी चाहते थे, ठीक है।
लालाजी कौन थे? किसान नेता। अब लालाजी पर लाठीचार्ज हुआ है और लालाजी शहीद हुए हैं, तो क्या भगत सिंह और सुखदेव थापड़ जैसे लोग, इसके अलावा भगवती शरण इनका एक और साथी था, उनके जैसे लोग क्या लालाजी की हत्या का बदला लेना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि इन्हें भी किसानों और मजदूरों की आजादी चाहिए और लालाजी भी एक किसान नेता थे। ध्यान से सुनिएगा इस क्रांतिकारी गतिविधि को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने भारत नौजवान सभा का गठन किया था। और जगह जगह पर जाकर, गांव गांव घूमकर यह इंकलाब का नारा लगाते थे, यानी वास्तविक आजादी का नारा लगाते थे। आपने एक फिल्म भी देखी होगी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जिसमें एक गाना भी चलता है, देश मेरे मेरी जान है तू। ठीक है। इस नौजवान सभा जिसके संस्थापक थे भगत सिंह, सरदार भगत सिंह सांधू, थोड़े दिनों बाद में जब लालाजी की हत्या हुई तो भगत सिंह चाहते थे कि कहीं न कहीं एक बड़े मंच के साथ में वो जुड़कर लालाजी की हत्या का बदला, और वो बड़ा मंच उन्हें मिला HRA। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इस HRA का गठन राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। राम प्रसाद बिस्मिल का HRA एक क्रांतिकारी संगठन था। ये वो संगठन था जो गांधी जी की नीतियों के खिलाफ था। क्यों खिलाफ था? क्योंकि ये भी वही युवा थे जो इस उम्मीद में थे कि भारत आजाद होगा, लेकिन असहयोग आंदोलन में गांधी जी का रवैया देखकर, चोरी चोरा हत्याकांड के बाद इन्होंने भी भारत की आजादी के लिए अपने स्तर पर एक नया संगठन बनाया था। इस संगठन, इस क्रांतिकारी संगठन का टारगेट था ब्रिटिश खजानों को लूटना, ब्रिटिश निर्दयी अफसरों की हत्या करना, कुल मिलाकर बम और बंदूक की बात करना। इसी संगठन के सदस्य पंडित चंद्रशेखर आजाद भी थे। बाद में भारत नौजवान सभा के सदस्य भी इसमें शामिल हो गए, यानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे क्रांतिकारी युवा इसके नेता बन गए थे। ठीक है। इसी HRA ने 1925 के आसपास काकोरी कांड किया था। एक चलती हुई ट्रेन को, यूपी के काकोरी नामक स्थान पर चलती हुई ट्रेन को ब्रिटिश खजाने को लूटा था। ठीक है, जिसे काकोरी कांड कहते हैं। वैसे वो ब्रिटिश खजाना है, लेकिन है तो हिंदुस्तान का। ये सोच थी HRA।
इसी एचआरए के सदस्य भगत सिंह, राजगुरु और पंडित चंद्रशेखर आजाद ने फैसला लिया कि वो लालाजी की हत्या का बदला लेंगे। सिर्फ 1 महीने के भीतर लालाजी की डेथ हुई थी 17 नवंबर 1928 और 17 दिसंबर 1928 के दिन 1 महीने के भीतर लालाजी की हत्या का बदला इन्होंने ले लिया, सैंडर्स को टपका दिया, मार दिया। इसी दौरान भगत सिंह ने अपना हुलिया बदला था और हुलिया बदलकर वापस एचआरए के ठिकाने पर पहुंचे। जब ये एचआरए के ठिकाने पर पहुंचे उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और उस दौरान राम प्रसाद बिस्मिल को पुलिस ने गोली मार दी थी। पंडित चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद की तरफ भाग गए थे, जो वर्तमान में प्रयागराज कहलाता है। भगत सिंह और उनके साथी आ गए थे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की ओर। इनका इस तरह से संगठन बिखर गया। ठीक है, इलाहाबाद के अंदर एक एल्फ्रेड पार्क है। उस एल्फ्रेड पार्क के अंदर वहां के एक एसपी ने किसी मुखबिर की सूचना के आधार पर पंडित जी चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया था। आजाद का कहना था मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही बना रहूंगा। एक गोली अपने लिए रखते थे और स्वयं को उन्होंने गोली मारकर अपने आप को देश के नाम बलिदान कर दिया। यहां पर वैसे अंदर वाली बातें बहुत कुछ है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर उसको उजागर करना बेहतर नहीं होता। फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है, थोड़ा बता देता। पंडित जी चंद्रशेखर आजाद जब देखिए इन्होंने लालाजी की हत्या का बदला लेने के लिए लाहौर जाकर सैंडर्स को मारा था, तब वहां से इनके साथी वापस लखनऊ की तरफ आए। उससे पहले इन्हें सूचना मिली कि इनके ठिकाने एचआरए पर पुलिस ने दबिश दे दी है और राम प्रसाद बिस्मिल शहीद हो चुके हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये अपने ठिकाने पर पहुंच नहीं सकते, इसलिए ये क्रांतिकारी लोग अलग अलग इलाकों में बट गए, बिखर गए। पंडित जी चंद्रशेखर आजाद वहां से सीधा गए थे आनंद भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए। वो नेहरू जी से क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि उनको कुछ किराया चाहिए था, रशिया जाना था। क्योंकि इनकी सोच क्या है? साम्यवादी सोच है। और साम्यवादी सोच किसकी है? रूस की। और रूस और इंग्लैंड में आप जानते हो वर्ल्ड वॉर के दौरान दुश्मनी थी। ठीक है, तो पंडित जी को पंडित जी ने बोला, यानी नेहरू जी ने पंडित जी चंद्रशेखर आजाद को बोला कि आप एल्फ्रेड पार्क जाइए, मैं आता हूं। नेहरू जी तो नहीं आए, लेकिन पुलिस जरूर पहुंच गई। अब आगे मैं नहीं बोलूंगा। खैर, पंडित जी चंद्रशेखर आजाद को एल्फ्रेड पार्क में वो शहीद हो गए। भगत सिंह आ गए फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में और इन्होंने इस एचआरए का नाम बदलकर HSRA रखा, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने ही करीब 8 अप्रैल 1929 के दिन इसी के सदस्यों ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका था और स्वयं की गिरफ्तारी दी थी। बम फेंकने वाले भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त ये लोग थे। ठीक है, गिरफ्तारी दी और सैंडर्स की हत्या
के आरोप में एक इनका और साथी था जिसका नाम था फणींद्रनाथ घोष। उस फणींद्रनाथ घोष जो बम बनाता था इनके लिए, वह सरकारी गवाह बन चुका था और सैंडर्स के हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा मुकर्रर हुई। 24 मार्च 1929 को फांसी दी जानी थी, लेकिन उससे एक दिन पूर्व 23 मार्च को ही इन तीनों भारत के नौजवान युवा क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। कहानियां बहुत कुछ है, अंदर तक गहराई तक जाएंगे तो फिर ऐसे हालात होंगे, लेकिन हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इसलिए ऐसी चीजों को किनारे ही रखते हैं। ये सारी चीजें आपके कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा। देखिए 23 मार्च 1929 को जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी पर चढ़ाया गया, उससे पहले इनके परिवार वाले जाकर कांग्रेस के एक बड़े नेता से मिले थे जिनका नाम था महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी ने इनकी फांसी की सजा के बारे में कुछ भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? ये क्या मैटर था, वो क्या मैटर था, क्या ऐसा था गांधी जी के मन में, क्या था नेहरू जी के मन में, ये सारी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। क्रमबद्ध पढ़ने से शायद आपको बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होगा। बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत ही अच्छे से हम चलेंगे इस स्वतंत्रता आंदोलन की ओर। फिलहाल के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।